एमएस का 3 ईयर का कोर्स होता है और सिलेबस में वही पूरा गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक मतलब जच्चा बच्चा विभाग और प्लस जो फीमेल्स के अलग से प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारा कुछ कवर करते हैं। तो 3 साल का कोर्स है, इसके बाद फिर 2 साल की रेजिडेंटशिप होती है। जो करना चाहे, यहाँ यूपी में 2 साल का बॉन्ड है तो वो कंपलसरी है 2 साल की रेजिडेंटशिप। साथ ही साथ अगर आप किसी और चीज़ में फेलोशिप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है एमसीएच का, सुपर स्पेशलिटी का, नीट एसएस जिसे कहते हैं, और ये 2-3 साल से ही गायनी में शुरू हुआ है। तो उसमें भी फिर अलग अलग ब्रांचेज, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप उसमें सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। सिलेबस इसके अंदर हमें ऑब्स एंड गायनी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक्स में हमें जैसे कि जच्चा बच्चा जो बोलते हैं, इसमें सारा हमें डिलीवरी लेना, सिजेरियन ऑपरेशन करना है ना, हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, हाई रिस्क जितने आ जाते हैं, मतलब कंप्लीट पढ़ाया जाता है। गायनेकोलॉजी में फीमेल रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, उन्हें जो डिजीज़ होती है जेनाइटल एरिया में, है ना, तो ये सब सारा इसके अंदर ऑब्स एंड गायनी में कंप्लीट कवर करा जाता है। गायनेकोलॉजी में शरीर के जनांगों से संबंधित, गुप्तांगों से संबंधित जितने रोग, व्याधियाँ, समस्याएं हैं जेनाइटल ऑर्गन्स की, वो पढ़ाई जाती हैं। फिर इसके बाद ये 3 साल के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी होती है। वो होती है आपकी इनफर्टिलिटी में, साथ में ऑन्कोलॉजी में, फीटल मेडिसिन एंड अल्ट्रासाउंड है, और भी अन्य ब्रांचेज हैं जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। ये एलआरआर हॉस्पिटल का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, जहाँ पर स्पेशली महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है, यानी फीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है। और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के तमाम पेशेंट यहाँ आते हैं, ओपीडी होती है। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नीट पीजी क्वालिफाई करके गायनेकोलॉजी की ही पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि तमाम आप स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम गायनेकोलॉजिस्ट हम बनना चाहते हैं, कैसे ये पढ़ाई होती है, कितना कोर्स होता है, किस तरह का एग्ज़ाम देना होगा। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपसे बात करूंगी। तमाम जो आपने सवाल मुझे भेजे थे, मैं उन सवालों के जवाब लेने की मैं कोशिश करूंगी। मेरे साथ कई स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। पहले बताएं कि आपका कौन सा ईयर है और क्या नाम है आपका? फर्स्ट ईयर है मेरा, और मेरा नाम मनीषा ठाकुर है। मनीषा, आपने नीट पीजी क्वालिफाई करके आप गायनी डिपार्टमेंट में आई हैं, इसकी पढ़ाई करें। सबसे पहले बताएं आपकी स्टेट और नेशनल लेवल रैंक क्या थी और आपने गायनेकोलॉजी को ही क्यों चूज़ किया? मेरी ऑल इंडिया रैंक 6152 थी और स्टेट रैंक 247 थी। और गायनेकोलॉजी इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था तो फिर बाबा ने कहा था कि ये गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर जो मेरी मदर को देख रही थी, उनका नाम डॉक्टर गौरी गांगुली था, तो इसीलिए मेरा नाम भी निकनेम गौरी पड़ा। एंड वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और भगवान की कृपा रही तो मैं बन भी गई। मैं आप मनीषा में जानना चाहती हूँ, जैसे तमाम स्टूडेंट जो अभी या तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो एमबीबीएस करने वाले हैं, या फिर जो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आ गए, आप बताइए कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्या एक प्रोसेस क्या है? मतलब कितने आपको इतने साल का एमबीबीएस करना है, फिर आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, आप बताइए। जो इसके ये लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती, क्या प्रोसेस नीट यूजी क्वालिफाई करने के बाद से क्या प्रोसेस रहा है आप? नीट यूजी करने के बाद 4.5 ईयर का एमबीबीएस होता है, और उसके बाद एक कंपलसरी ईयर इंटर्नशिप की होती है। फिर इंटर्नशिप के टाइम आपको मतलब वही पूरे 5 साल 5.5 साल पढ़ना होता है, और कोचिंग करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए, और फिर एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर करिए। आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? मैंने एमबीबीएस किया सैफई से, यूपी यूएमएस सैफई। तो आप भी नीट क्वालिफाई करके ही आपका एडमिशन हुआ? जी हाँ। ओके। तो नीट आपने यानी कि एमबीबीएस में, यानी आपने 4 और 5 ईयर आपकी हो गई एमबीबीएस, फिर 1 ईयर का आपने किया इंटर्नशिप, हाँ। यानी 5.5 साल करने के बाद अब आपने नीट पीजी क्वालिफाई किया? जी हाँ। ओके। अब मुझे बताइए, नीट पीजी क्वालिफाई करने के बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट बनने का आपका ड्रीम है, ये कितने साल का कोर्स है और क्या सिलेबस है? नीट पीजी के लिए तो सब कुछ, मतलब आप पूछ रहे हैं एमएस क्या कितने साल का? एमएस का 3 ईयर का कोर्स होता है और सिलेबस में वही पूरा गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक मतलब जच्चा बच्चा विभाग और प्लस जो फीमेल्स के अलग से प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारा कुछ कवर करते हैं। तो 3 साल का कोर्स है, इसके बाद फिर 2 साल की रेजिडेंटशिप होती है। जो करना चाहे, यहाँ यूपी में 2 साल का बॉन्ड है तो वो कंपलसरी है 2 साल की रेजिडेंटशिप। साथ ही साथ अगर आप किसी और चीज़ में फेलोशिप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है एमसीएच का, सुपर स्पेशलिटी का, नीट एसएस जिसे कहते हैं, और ये 2-3 साल से ही गायनी में शुरू हुआ है। तो उसमें भी फिर अलग अलग ब्रांचेज, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप उसमें सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। ऑन्कोलॉजी है,
इन विट्रो है, ज़्यादातर ऑन्कोलॉजी वाला ही है। ऑन्कोलॉजी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ओके। अच्छा मनीषा, ये बताओ कि आपने 5.5 साल तो MBBS में निकल गए, अब 3 साल आप MS कर रही हैं, तो ये मेडिकल की पढ़ाई बहुत हेक्टिक नहीं हो रही है? हेक्टिक है, अब आर यू एंजॉयिंग इट? कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर होता है प्रेशर होता है, लेकिन अब है, चूज़ किए फील्ड ये, तो फिर जो भी है अच्छा ही है। अच्छा ये बताइए चीज़ें, ये जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो एक तरह से आपका एक हेल्थ रिप्रोडक्शन का, मतलब आप एक नई जनरेशन को जन्म देते हैं, ये पूरा एक ऐसा प्रोसेस है। आपका जो कोर्सेज चल रहा है अभी, आपकी थियोरेटिकल क्लासेस चल रही है, क्या पढ़ाया जाता है? तमाम स्टूडेंट जो गायनेकोलॉजी में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गायनेकोलॉजी में क्या सिलेबस होता है, पढ़ाया क्या जाता है? सबसे पहले तो यही कि बेसिक पेशेंट मैनेजमेंट, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स हैं, तो पेशेंट तुरंत आता है तो तुरंत उसे कैसे मैनेज करते हैं। सीनियर्स हमारे हमेशा रहते हैं हमें मतलब बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वही सब सिखाते हैं कि स्पेशली डिलीवरीज़ लेना भी फर्स्ट ईयर में बताया जाता है कि कोई भी टर्म डिलीवरी आ गई एकदम से तो उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, BP बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके क्या रिस्क है प्रेगनेंसी में, उसे तुरंत कैसे मैनेज करना है। और बस OPDs में हम लोग बैठते हैं, OPDs देखना बताते हैं, तो अभी शुरू में तो अभी यही बताया जाता है हमें। OT में भी हम लोग जाते हैं, OT में भी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या कैसे, कितनी स्टेराइल चीज़ों के साथ कि किसी तरह का इन्फेक्शन कोई फर्दर ना फैलने पाए, किस तरह से आप OT में काम कर सकते हैं, सब बताया जाता है। ओके। मेरे साथ और भी स्टूडेंट हैं जो नीट PG क्वालिफाई करके गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उन्होंने ये करियर चूज़ किया, ये ब्रांच चूज़ की है। कि आप बताएं आपका नाम क्या है और आपकी नीट PG में स्टेट और नेशनल लेवल पे क्या रैंक थी? मेरा नाम डॉक्टर बुशरा बहार है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 7000 थी और स्टेट रैंक मेरी 309 थी। राइट। बुशरा, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने MBBS कहाँ से किया, नीट कब क्वालिफाई किया था? मैंने MBBS जो किया है वो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है, और इसके बाद फिर अभी यहाँ पे हमने नीट के लिए एग्ज़ाम, PG जो नीट एग्ज़ाम होता है ये दिया, देन वी एंटर्ड इन दिस अभी फर्स्ट ईयर, लाइक अभी यहाँ फ़िलहाल अभी हम फर्स्ट ईयर है। तो वाई यू चोज गायनेकोलॉजी ब्रांच? एक्चुअली ये डिसाइडेड तो नहीं था मेरे लिए, आई वाज लाइक कि मुझे जनरल सर्जरी लेना है क्योंकि मुझे सर्जिकल ब्रांच में जाना था, बट इवेंचुअली आई एक्सपीरियंस दिस थिंग कि इसके अंदर हमें सर्जरी के साथ साथ मेडिसिन दोनों चीज़ करने को मिल रहा है। सर्जरी में क्या होता है कि सिर्फ आप सर्जरी कर रहे हो, मेडिसिन वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे हमें मेडिसिन भी हमें पढ़ाया जा रहा है, कैसे जैसे कार्डियो का पेशेंट आ गया है, हार्ट प्रॉब्लम का पेशेंट आ गया है, डिफरेंट डिजीज़ेज़ है जो आपको मैनेज करना आ जाता है, और साथ साथ आपको सर्जिकल पार्ट भी आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वे में लगा है कि ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसमें दोनों चीज़ें हमें करने को मिल रहा है, तो ये वाला चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस वजह से। ओके। अच्छा बुशरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तमाम स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, एक तो एक नेशनल लेवल का कंपटीशन आपने किया होगा, नीट UG क्वालिफाई, क्योंकि आपको अगर KGMU मिला तो आपकी अच्छी रैंक आई होगी, और फिर आपने नीट PG। अब ये बताएं, नीट PG क्वालिफाई करना ये कितना टफ होता है? नीट PG क्वालिफाई करना एक्चुअली टफ तो नहीं कहेंगे, इसके अंदर ये होता है कि आप कि जैसे स्ट्रैटेजी होती है कि आप किस तरीके से पढ़ सभी लोग रहे हैं ऑब्वियसली जब लोग बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लेकिन ये है कि किस तरह के आप जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस की कितनी वैल्यू है, जो न्यू जितने भी रीसेंट जो भी आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी रिसर्चेज हो रही हैं कि हाँ ये रीसेंट अभी जैसे कोविड आया था तो उसके बेसिस पे जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें लेटेस्ट टॉपिक्स के बारे में बात हो रही होती है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर्स पे उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आप मेन फोकस कहाँ कर रहे हो और उस हिसाब से एग्ज़ाम निकलता है, रादर देन कि आप दिस मच अमाउंट ऑफ आवर्स पढ़ोगे तो तभी एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपको 18-20 घंटा पढ़ना ही है रोज़ तभी ऐसा कुछ होने वाला है। मेन है कि आप रेगुलर अपने टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसको आपको सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं और साथ में आप रिवाइज़ कितना कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम कितना रिवाइज़ करा है, तो हर चीज़ मतलब एकदम ये होता है कि कोई एकदम ब्रेन में आना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ, तो वो इवेंचुअली होता है। तो इसी तरीके से मतलब। अच्छा, क्या जैसे नीट PG का एग्ज़ाम देते तो ओवरऑल क्या होता है, जो MBBS में आपको क्या लगता है इसकी ज़रूरत क्या होती है? ओवरऑल आपने 5.5 साल क्या सीखा है मेडिकल की पढ़ाई में MBBS के दौरान, क्या यही टेस्ट होता है उसमें? उसके अंदर लाइक जो हमने पूरा MBBS में पढ़ा है वही सारी मतलब मेन हमारी जो
टेक्स्ट बुक्स होती है, मेन कंटेंट तो वही होता है, बस ये होता है जो रीसेंट जो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं वो सब साथ साथ है। लेकिन हाँ, ये कि अगर आप कहेंगे मेन सिलेबस क्या है, वो MBBS का ही सिलेबस होता है, वही सब मेन चीज़ें हैं। ये है उन चीज़ों को एक्चुअली कनेक्ट करना होता है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। जब हम MBBS करते थे तो अब ये होता था फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो वहाँ तक है, सेकेंड ईयर में आके आप फर्स्ट ईयर का सब भूल जाते थे, देन थर्ड ईयर में आके फर्स्ट ईयर भूल जाते थे। अभी क्या है, यहाँ पे हर क्वेश्चन इस तरह से वहाँ पे बनाया जाता है कि कंप्लीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबको कनेक्ट करके क्वेश्चन इंटीग्रेटेड तरीके से, तो ये वाला पैटर्न है। अच्छा बुशरा, मैं चाहती हूँ कि आप ये बताओ कि गायनेकोलॉजी, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ईयर में आप है, क्या सिलेबस है और आगे अगर 3 इयर्स का आप MS करते हैं, आगे क्या क्या स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं? सिलेबस इसके अंदर हमें ऑब्स एंड गाइनी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक्स में हमें जैसे कि जच्चा बच्चा जो बोलते हैं, इसमें सारा हमें डिलीवरी लेना, सिजेरियन ऑपरेशन करना है ना, हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, हाई रिस्क जितने आ जाते हैं, मतलब कंप्लीट पढ़ाया जाता है। गायनेकोलॉजी में फीमेल रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, उन्हें जो डिजीज़ होती है जेनाइटल एरिया में, है ना, तो ये सब सारा इसके अंदर ऑब्स एंड गाइनी में कंप्लीट कवर करा जाता है। और फिर जब हम फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, तो इनके अंदर हमें फर्दर उसके बारे में डीपली पढ़ाया जाएगा। एंड देन फर्दर उसमें लाइक उस तरह के पेशेंट्स को आप ज़्यादा डील कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस होगी उसमें। तो वो 3 इयर्स का MS करने के बाद ये जो स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं, कितने कितने पीरियड के होते हैं, क्या समय होता है? इसके अंदर 3 इयर्स का होता है सुपर स्पेशलाइजेशन जो होता है, तो 3 इयर्स का हमारा MS होगा। आफ्टर दैट उसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम होगा नीट SS का, जैसे हमने नीट PG का एग्ज़ाम दिया है, फिर वो 3 इयर्स का रहता है। उसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? नीट SS, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। तो यानी कि नीट के एग्जाम जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपको 12th के बाद नीट UG करना है, फिर PG करना है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर आपको एग्जाम देना है। इस लाइक अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो हम नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। ये बस एक फ्लो है कि यू जस्ट इंजॉय ऑल्सो, कि हाँ जो चल रहा है आपको उसमें मज़ा भी आ रहा है, और ये आपको पता है कि हाँ यार ये चीज़ें करनी, आपको सीखने के लिए आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। अगर मुझे IVF उसमें जाना है तो मुझे उन पेशेंट्स को अगर डील करना है तो मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। और आजकल इस तरह से भी सोचा जाता है कि अगर आपको मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली अगर प्रैक्टिस करनी है तो DM और MCH होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ आपको आप MD हो, भले ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको अच्छा आता है, तो कई बार बच्चे इस तरीके से भी सोच के कि नहीं यार हमें मेट्रो सिटीज़ में प्रैक्टिस करनी है तो हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये इन डिग्री की जो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में क्यों पड़ती, छोटे अगर कानपुर ऐसे लखनऊ, मतलब एक्चुअली ज़रूरत ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये हो गया कि अगर आप देखेंगे कंपटीशन वाला चीज़ ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे कि वहाँ पे ना आजकल मेट्रो सिटीज़ में लोगों का ऐसा हो गया है, अगर उन्हें थोड़ा भी हार्ट प्रॉब्लम होगा तो वो ऐसा नहीं होगा MD मेडिसिन के पास जाएंगे, वो DM कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं हमें तो उनके पास स्पेसिफिकली। जैसे पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जाएगा, अगर छोटा बच्चा होगा तो न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो ये चीज़ ना फर्दर मतलब एक कॉम्पिटिशन सा क्रिएट होता जा रहा है, जबकि वो MD मेडिसिन जिसे अपनी अच्छे से प्रैक्टिस आती है वो उससे बेटर होता है कई बार सुपर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन बस एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कर रहा है, उसे ऑब्स एंड गाइनी पूरा ना आके कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ वो IVF पे फोकस करा हुआ है तो वो उन्हीं पेशेंट का केयर कर रहा है, जबकि MD मेडिसिन, जबकि MD ऑब्स एंड गाइनी वाला वो हर तरह के पेशेंट केयर कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार हमें छोटे एरिया में मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन की क्यों ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे MD मेडिसिन उनसे बेटर कई बार परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थियोरेटिकल क्लासेस के अलावा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलता है, क्या क्या सीखते हैं आप लोग? यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब हम क्यों इसको एक्चुअली प्रायोरिटाइज करते हैं, अदर मतलब लाइक बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ऑलरेडी और जगह पे, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस डेफिनेटली हैंड ऑन यहाँ का बहुत अच्छा है कि आपको फर्स्ट ईयर से, जैसे हमारे अपने कलीग से बात हो रही है, डिफरेंट कॉलेजेस में है, सब अच्छे कॉलेजेस में हैं, लाइक सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बट दे आर लाइक कि जो हम फर्स्ट ईयर में जितना अभी हमें ड्यूरेशन हुआ है 2 और 3 मंथ्स, जितना हमने अभी तक सीख लिया है उन्हें इतना एक्सपोजर मिला ही नहीं है। लाइक हम यहाँ पे डिलीवरी लेना लाइक वो स्टार्ट अभी से हम लोगों को कराने लगे कि आप अभी से हमें लर्न करा रहे हैं कि कैसे डिलीवरी लेना है। वो लोग अभी भी थियोरेटिकल काम, पेपर बस लाइक फाइल बस मैनेज करना, उन्हें भरने वाला काम हो रहा है। यहाँ पे हैंड्स ऑन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है।
क्या इसलिए कि यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, क्यों ये क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पर ज़्यादा क्यों है? मतलब यहाँ पे ये क्लिनिकल एक्सपोजर ना डिपेंड करता है हमारे कंसल्टेंट पर, डेफिनेटली डिपेंड करता है, उससे हमारे सीनियर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि दे आर अलाउइंग कि हाँ भाई हम बच्चों को यहाँ पे हमारा क्लिनिकल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी जगह देखेंगे वो उनका मतलब इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हैं, उन्हें ये बस थ्योरी करा दे रहे हैं अच्छे से, एंड दे आर नॉट नोटिसिंग कि हाँ यार इसमें हमें क्लिनिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये कराना चाहिए। तो इसमें हमारा रोल कंसल्टेंट का भी होता है डेफिनेटली, फिर उससे ही क्योंकि हमारे जो फर्दर सीनियर हैं वो हमें अलाउ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद करा हुआ है फर्स्ट ईयर में इतना कि क्लिनिकल, तो इस तरह से ऊपर से एक्चुअली चल रहा है कि हमारे कंसल्टेंट्स अलाउ कर रहे हैं, देन हमारे सीनियर्स अलाउ कर रहे हैं, तो हम इतना अच्छा यहाँ पे क्लिनिकल मैनेज कर पा रहे हैं पेशेंट्स को। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मेरे साथ हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी, जो GSVM मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम UG और PG यानी MBBS और MS के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। मैं इनसे पूछूंगी गायनेकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैम ये बताइए, आपने कहाँ से MBBS किया और आपने गायनेकोलॉजी ब्रांच क्यों चूज़ की? मैंने अपना MBBS और MD दोनों BHU से किया है, और ऑब्स एंड गायनी अपने आप में एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना सूर्य नमस्कार को सर्वांग सुंदर आसन, उसी तरह ये सर्वांग सुंदर ब्रांच है जिसमें सृजन की अनुभूति है। और एक आप माँ को जब एक बच्चा देते हो 9 महीने के बाद, तो खुशी देखते ही बनती है पूरे परिवार में। तो आप आने वाले जनरेशन्स की उत्पत्ति माँ के साथ मिलके करते हो और इसके देश की नींव को मजबूत करते हो, क्योंकि हमारा बहुत मेजर रोल है। माँ जब एक एंटीनेटल पेशेंट्स आती है, तो हमने तो एक नई शुरुआत की थी यहाँ पर कि गर्भ संस्कार कार्यशालाएँ कराईं, तो बच्चे को और आने वाली जनरेशन के स्वास्थ्य को, मानसिक, शारीरिक और व्यक्तित्व का निर्माण आप गर्भ से ही कर सकते हो। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इसलिए मैंने इसे चुना। मैम MBBS करने के बाद जब MS में स्टूडेंट्स आते हैं, तो गायनेकोलॉजी, जो कि आप MS के स्टूडेंट को पढ़ाती, गायनेकोलॉजी में मैम क्या बच्चे जानना चाहते हैं जो अभी UG में, गायनेकोलॉजी में क्या सिखाया जाता है, क्या सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, और क्लिनिकल एक्सपोजर क्या होता है? देखिए, क्लिनिकल एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है कि एक स्त्री को गर्भवती होना ही होना है। बाकी जगह तो जब बीमारियां हुई तब वो गए, यहाँ तो वो गर्भावस्था में आए तो आए, तो इसका बहुत विस्तृत स्कोप है। और मान लीजिए अगर वो गर्भवती नहीं हो पाई, तो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं उसकी तकलीफ़ों को देखने के लिए, यानी इनफर्टिलिटी पूरी अपने आप में एक बहुत विस्तृत ब्रांच है, जिसके अब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं कि बाजपन अब दूर की चीज़ हो गई है, अब हम बच्चे सबको IVF के थ्रू दे पा रहे हैं। तो मैम ये बताइए, जो ये 3 इयर्स का MS है, इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, इसमें स्त्री का प्रसूति एवं स्त्री रोग से संबंधित जितनी जानकारी है वो सारी दी जाती है। तो प्रसूति में एक नॉर्मल डिलीवरी और साथ में कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, प्रसूति की जटिलताएं, और गायनेकोलॉजी में शरीर के जनांगों से संबंधित, गुप्तांगों से संबंधित जितने रोग, व्याधियां, समस्याएं हैं जेनाइटल ऑर्गन्स की, वो पढ़ाई जाती हैं। फिर इसके बाद ये 3 साल के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी होती है, वो होती है आपकी इनफर्टिलिटी में, साथ में ऑन्कोलॉजी में, फीटल मेडिसिन एंड अल्ट्रासाउंड है, और भी अन्य ब्रांचेस हैं जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ये बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें सुपर स्पेशलिटी की जा सकती है। तो मैम इससे ये लगता है कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी लंबी, काफ़ी मतलब हमेशा सीखने के, तो आपने MBBS किया 5.5 साल इसमें लग गए, 3 इयर्स आपने MS किया, और इसके बाद जो सुपर स्पेशलाइजेशन जो आप कह ली हाई रिस्क प्रेगनेंसी या फिर IVF, मैम ये कितने पीरियड का ये होता है? ये जो डिप्लोमाज हैं 2 से लेकर 3 साल तक के हैं अवेलेबल। और जैसा आपने कहा कि लंबी पढ़ाई, देखिए ह्यूमन रेस जो है वो एवर इवॉल्विंग रेस है। ह्यूमन के साथ जीवन जो है पृथ्वी पे, ये निरंतर सतत अपना प्रोग्रेस कर रहा है। उसी तरह ब्रांच की भी प्रोग्रेशन है, क्योंकि जीवंतता से रिलेटेड हमारे ये ब्रांचेस हैं। तो जिस तरह जीवन सदैव परिवर्तनशील है, नए नए एडवांसेस, नई नई टेक्निक्स, नई नई बीमारियां, नए नए शोध और उनका नया नया इलाज, ये सदैव आते रहेंगे और उससे रिलेटेड उच्चतर पढ़ाई होती रहेगी। तो यही इसका आकर्षण भी है कि इसमें विविधता है और इसमें एक ये सुंदरता है।
तो यानी आप लगातार कुछ नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कुछ जो फीमेल पेशेंट, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कार्डियक पेशेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है या उससे संबंधित जो उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, वो किस डिपार्टमेंट, क्या एक कॉमन गायनेकोलॉजिस्ट उसको ट्रीट कर पाती है? देखिए, उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक्सपर्ट आइडियली उसे होना चाहिए। कॉमन गायनेकोलॉजिस्ट भी ट्रीट करती है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। जितने ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनमें अन्य विधाओं का पूरा सहयोग लिया जाता है। जैसे अगर कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट के सहयोग से होगा, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सहयोग से होगा, और अगर कैंसर की प्रॉब्लम है उसको तो ऑन्कोलॉजिस्ट का सपोर्ट, कैंसर सर्जन का और कैंसर से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके सहयोग और उनके मशवरा के साथ मिलकर इट इज़ अ टीम वर्क। कोई भी काम एकल नहीं होता, पूरी टीम एफर्ट के साथ हम लोग बहुत अच्छे से बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पर अपर इंडिया में मैनेज करते हैं। अच्छा मैम, लास्ट में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैम, एमएस करना, चूँकि आप इतने समय से पढ़ा रही, लंबा आपका एक्सपीरियंस है, 3 साल का एमएस करने के बाद जो स्टूडेंट आपके यहाँ से निकलते हैं, आपको लगता है कि एज ए गायनेकोलॉजिस्ट दे आर परफेक्ट टू ट्रीट वुमेन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्लिनिकल एक्सपोजर, इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, हर एक चीज़ का उन्हें वो दिया जाता है, पूरा उन्हें मिलता है एक एक्सपोजर। तो वो पूरा जितना मेरा अनुभव है कि बच्चे बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब बाहर जाते हैं और अन्य इंस्टीट्यूशंस को देखने के बाद वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा था। अच्छा मैम, क्या एमएस करने के बाद इंटर्नशिप करनी ज़रूरी होती है? नहीं, इंटर्नशिप एमबीबीएस के करने के बाद इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। 1 साल के में कोई इंटर्नशिप का नहीं, ऐसा नहीं है। एमएस तो 3 साल की होती है, इंटर्नशिप के बाद दे आर फ्री टू वर्क। दे आर फ्री टू वर्क, दे गेट अ डिग्री ऑफ एमएस, पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस वर्क हो जाता है उनका, और वो अपना आराम फिर से वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट एमबीबीएस के बाद भी उन्हें मौका मिलता है। कई पोस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एमबीबीएस के लिए क्रिएटेड हैं, उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं वो एमएस के लिए हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट पोस्ट्स भी हैं। मैम, ऐसा लगता है कि जो ये मेडिकल की पढ़ाई है बहुत लंबी चलने वाली है। आप 5.5 साल का आप करते हैं एमबीबीएस, इसके बाद 3 साल का एमएस। तो मैम, एमएस करने के बाद गायनेकोलॉजी में क्या क्या सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं और कितने समय का कोर्स करना पड़ता है? देखिए, ये 2 से 3 साल के कोर्स उपलब्ध हैं, और सुपर स्पेशलाइजेशन है जैसे ऑन्कोलॉजी जो कैंसर से डील करता है, इनफर्टिलिटी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फीटल मेडिसिन एंड अल्ट्रासाउंड, तो ये सारे सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, चाहे जीवन हो, चाहे ह्यूमन या लाइफ का इवोल्यूशन हो, उसी तरह इन विधाओं में भी सतत पढ़ाई और सतत प्रोग्रेशन जारी रहता है, क्योंकि ये जीवंतता और जीवन से जुड़े हैं। नए नए शोध होते रहेंगे, नई नई बीमारियां आएंगी, उनके नए इलाज होंगे, नई नई ऑपरेटिव टेक्निक्स डेवलप होती हैं। तो इस सारी जानकारी का आदान प्रदान और जानना ये आवश्यक होता है समय के साथ। तो यही इसकी सुंदरता और विविधता है। अच्छा मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का जो कोर्स, सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें ऐसी जो सिलेबस में इंक्लूड होती हैं और एक डॉक्टर को सिखाई जाती हैं? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो है जिसमें मदर को अंडरलाइंग कई बीमारियां हों और उसके साथ प्रेगनेंसी अपने आप में बड़ी जटिल प्रक्रिया बन जाती है। तो उसमें प्रेगनेंसी के अलावा माँ जिन बीमारियों से पीड़ित है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी अलग से वृहद जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज आजकल समाज में बहुत बढ़ भी रही हैं, तो उसके साथ प्रेगनेंसी अपने आप में बड़ी जटिल हो जा रही है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अपनी एक आवश्यकता है, और एक अगर नॉर्मल प्लेन एमएस भी है और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको डील कर रही है, तो उसे बाकी अन्य डिसिप्लिन्स के साथ मिल करके उसको हैंडल करना पड़ता है। जैसे अगर हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो उसे कार्डियोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की पूरी राय लेनी पड़ेगी। तो इट इज़ अ टीम एफर्ट। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तो उसके लिए एक टीम एफर्ट के तहत उसके प्राण बचाए जाते हैं। अच्छा मैम, आईवीएफ एक्सपर्ट बनने के लिए क्या इसके लिए भी अलग से कोर्स करना पड़ता है?
हाँ बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का पूरा कोर्स है, कई जगह फेलोशिप्स हैं और इसके लिए पूरा अलग से ही पूरी प्रक्रिया है, पूरा अलग सेटअप है पूरा, जिसमें खाली इनफर्टिलिटी का ही काम हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत वृहद कार्य है और अलग से इसके सेटअप्स भी बड़े कॉस्टली हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस मांगते हैं। अच्छा मैम, जो IMS जो MS करके जाते हैं 3 इयर्स का, MBBS के बाद MS का 3 इयर्स का कोर्स करने जा रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं, तो आपको लगता है कि ये 3 इयर्स का MS करने के बाद वो परफेक्ट होते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लिनिकल एक्सपोजर ही नहीं होता, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर होता है, इंटर ह्यूमन डॉक्टर टू पेशेंट रिलेशनशिप का एक पूरा एक्सपोजर होता है, सीनियर जूनियर का होता है और उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं। तो जब बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और वो आके कहते हैं कि मैडम हम बाकी जगह भी देख कर आ रहे हैं, दिस वॉज द बेस्ट। अच्छा मैम, बस चलते चलते, चूँकि आपने बताया कि आपने BHU से किया, MBBS किया और MD किया, तो मैम बस चलते रहते, क्योंकि मुझे लगता है मैम BHU से MBBS करना, आपका IMS जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वो बहुत पॉपुलर है पूरे नेशनल लेवल पे। मैम चलते चलते तमाम स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और इस BHU में पढ़ना चाहते हैं, कुछ उनको टिप्स बताइए कैसे वो पढ़ें। देखिए, हम लोगों के टाइम पे तो BHU का अलग से एग्ज़ाम होता था, अब तो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ हो गया है और वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई के लिए मेरा एक ही वो है कि लक्ष्य पे एकाग्रता और अपने जो है गुरुजनों और सीनियर्स से प्रॉपर गाइडेंस और अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान, मानसिक, शारीरिक और जीवनचर्या का, ये आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें, एग्ज़ाम पैटर्न देख लें कि क्या क्वेश्चंस की वो टेंडेंसी है और बाकी सबका गाइडेंस ले करके आप ज़रूर अवश्य सफल होंगे अगर आपका मन एकदम एकाग्र है, अपने गोल पे लक्षित है। बिल्कुल। तो ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सबको नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम और साथ में GSVM मेडिकल कॉलेज के जो MS के स्टूडेंट है वो मेरे साथ थे, जो नीट PG क्वालिफाई करके आए, जो गायनेकोलॉजी को लेकर आपके तमाम सारे सवाल थे कि कैसे हम इस ब्रांच में आ सकते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब मैंने लेने की कोशिश की। इसके बाद MS करने के बाद आप किस तरह डिफरेंट ब्रांचेज़ में जा सकते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन के क्या क्या कोर्सेज़ होते हैं, इसके बारे में मैंने तमाम सारी आपको जानकारी दी। इसके अलावा भी अगर कोई आपका प्रश्न रह गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर भेजें, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। और अगले एक जो नया सेशन हमारा होगा उसमें हम ज़रूर बात करेंगे। इस समय तमाम स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत उन्होंने सवाल मेरे को भेजा था कि मैम मैं हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम MBBS कर सकते हैं? तो ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है तमाम सारे हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा जो अगला एपिसोड होगा वो इसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।